हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट दैट इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू देन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन ये गिवन है। तो साथ में क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट असर्शन और रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि जो कैपेसिटी होगी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो पैरेलल प्लेट कंडेंसर की इंक्रीज करती है अगर हम उसमें किसी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्लैब को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। रीजन में कहा गया है कि इन बोथ द केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट रिड्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में यूज होने वाले की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वी नो कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पर जो ए है हमारे पास वो क्या है, एरिया ऑफ प्लेट के इक्वल है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में अब समझते हैं कि जो कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर की, वो इंक्रीज कर जाती है अगर हम किसी एक इंसुलेटिंग स्लैब को उसके बीच में इंसर्ट करते हैं। वी नो, अगर हम सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास, जैसे हम उसमें, ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, इसके अंदर हमने एक टी थिकनेस का एक स्लैब को इंसर्ट किया है। तो इस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय हमारे पास बचेगा डी। तो यहाँ पे डी हम कॉमन लेंगे, माइनस फिर टी कॉमन लेंगे, एंड यहाँ पे बचेगा 1-1/के, ये वैल्यू बचेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि के की वैल्यू जो होगी हमारे पास वहाँ पे, वो कंडक्टर भी हो सकता है और हमारे पास इंसुलेटर भी हो सकता है। इट मीन जो के की वैल्यू होगी हमारे पास वो इंक्रीज़ करेगी। यदि के की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब ये जो पूरा फैक्टर होगा हमारे पास वो डिक्रीज़ कर जाएगा। यदि वो डिक्रीज़ कर जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ये पूरा फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करने की वजह से डी माइनस टी, ये कंप्लीट डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ होने की वजह से जो कंप्लीट वैल्यू होगी हमारे पास डिनोमिनेटर वो डिक्रीज़ कर जाएगा। यदि के की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो ये कंप्लीट डिनोमिनेटर डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो सी डैश की वैल्यू होगी हमारे पास वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सी डैश की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जो सी डैश की वैल्यू होगी हमारे पास वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो इंक्रीज़ करेगी अगर हम किसी इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग स्लैब को उसके बीच में प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड समझते हैं कि इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट रिड्यूस। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे दोनों केसेस में जो सी डैश की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, सी डैश की जो वैल्यू होगी उस पर बताना है कि क्या इफेक्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे तो सी डैश की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, बट क्वेश्चन में रीज़न में कहा गया है कि जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से, अब यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। अब पोलराइजेशन की वजह से एक अपोजिट होगी उससे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो ई नेट की वैल्यू हमारे पास आएगी, ई अप्लाई है माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ई माइनस ई पी। सो इट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से, बिकॉज वहाँ पे एक हमने डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग सब्सटेंस को इंसर्ट किया है। तो रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, तो रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है और राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.